हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। हम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2013 का जुलाई का ये क्वेश्चन है जो CGP का है और हो चुका है। और क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन है, 2 जनवरी और जुलाई दोनों का ही क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हम आप लोग के लिए ये 2013 का क्वेश्चन जुलाई का लेकर आए हैं जो जुड़े, और आप लोग भी अपने अनुभव से आंसर देने की कोशिश करें और देखें कि कितना हमारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से सोल्व करें और हम लोग यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो बताएं यहाँ पर कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। किसको छोड़ करके स्टेनबर्ग ने त्रितंत्रिक सिद्धांत को कहा है या दिया है। तो यहाँ हमारा अवयवभूत जो दिया है हमारा स्टेनबर्ग ने दिया है, अनुभविक जो स्टेनबर्ग ने दिया है, संदर्भगत ये सभी हमारा स्टेनबर्ग ने दिया है। जो सामाजिक सिद्धांत है वो हमारा वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। इसलिए हमारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर किसको इग्नोर करना है, अतिरिक्त बोल रहा है ना ये, तो इसको हम इस तरह से इग्नोर करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो देखे कि हावर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत पर किस पर बल देता है। हावर्ड गार्डन ने क्या कहा है कि हमारा व्यक्ति का बुद्धि जो होता है अनेक एक तरह नहीं होता है बल्कि भिन्न भिन्न होता है। किसी को सोचने की क्षमता अधिक होता है तो किसी का बुद्धि लब्धि अधिक होता है तो कम होता है। किसी का कोई मंद बुद्धि का होता है तो कोई तीव्र बुद्धि का होता है, कोई गिफ्टेड बच्चा होता है। इस तरह से हावर्ड गार्डन ने 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया है और 8 प्रकार मैंने बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि व्यक्ति का बुद्धि भिन्न तरह से होता है। इसी तरह से हम इसमें ऑप्शन में से किस पर हम बोल देंगे। सामान्य बुद्धि, क्या व्यक्ति का सामान्य बुद्धि होता है? नहीं। विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यता है। हाँ, हमारा प्रत्येक व्यक्ति का विलक्षण योग्यता भिन्न होता है। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। थ प च ध्वनि कौन सा ध्वनि है यहाँ पर? रूपिम है, लेखिम है या शब्द है, शब्दिम है या स्वनिम है? यहाँ हमारा कौन सा ध्वनि हो जाएगा? लोग भी यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कर रहे थे। जो हम देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पिछले वाला क्वेश्चन में सॉल्व किया है उस तरह से यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ पर 1-2 रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा क्वेश्चन एक बार में मतलब 1.5 महीना तक एग्जाम होते रह रहा है और NCERT से ही क्वेश्चन बन रहा है। तो बताए कि कहाँ से क्वेश्चन लेकर आएगा, इसी में से ही रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। इसलिए आप लोग ऐसा सोल्व करें कि हमारा मान लीजिए कि हम एग्जाम के हॉल में बैठे और हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थ प छ ध्वनि हमारा स्वनिम होता है। ओके, तो हम बढ़ेंगे आगे। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता मतलब लड़का हो या लड़की को सभी को एक समान मानना है, ना कि अलग अलग मानना है। उसको अलग नहीं मानना है। इस पर हम किस पर जोर देंगे? लड़के लड़कियों को एक साथ अप्रासंगिक भूमिकाओं में रखना चाहिए या अच्छी लड़की अच्छी लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्यों के लिए सराहना करनी चाहिए? नहीं। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए? नहीं। लड़कियों को, क्योंकि यहाँ पर दंगल में हम देखे हुए हैं पिक्चर की किस तरह से हम लड़कियों ने कुश्ती में भाग लेकर के उस तरह किस तरह से किया है, इसलिए कभी किसी को निरूपित नहीं करना है और ना ही रूढ़िवादिता को यहाँ पर दर्शाना है। बस लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। लड़के लड़कियों को एक साथ अप्रासंगिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ना कि उसे अलग अलग रखना चाहिए। ओके, तो हमारे क्वेश्चन के आंसर 1 हो जाएगा। 5 हमारा आ गया। विद्यार्थियों को सीखने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। क्या पूरा करना चाहिए? विद्यार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। हाँ, हमारा क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा कि विद्यालय में क्या कर रहा है? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्ति के भी शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए
व्यक्ति के जो बुद्धि होता है उसको अलग अलग होता है, उसी को हम देखेंगे कि उसके मध्य को खाई को कम करना है। इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, और आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों है, बाइलिंगुअल हमारा क्लास चल रहा है, और आप लोग दोनों को समझने की कोशिश करें। जो जिसको इंग्लिश में पसंद आए वो इंग्लिश में मिले, और जिसको हिंदी में पसंद आए वो हिंदी में ले, और हम हिंदी में ही आप लोग को व्याख्या करेंगे। ओके। शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। विद्यालय में व्यक्ति भिन्नताओं को देखते नजर में देखते हुए किस तरह से हम विद्यालय को कक्षा बनाएंगे, सहयोग और उपलब्ध कराएंगे। तो हम बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे। जब भी अवसर देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा देखेंगे, उसी को हम सकारात्मक और पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर हम मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर सही 1 हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल कैसे देना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन यहाँ पर क्या करें, ऑप्शन हमारा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने के किस प्रकार अवलोकन, रिकॉर्ड और सुधार जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर, या बोर्ड परीक्षाओं का आवश्यकता पर किस पर हम अधिक ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहा है, निरंतर कह रहा है। तो सतत और व्यापक जो हमारा RTI 2009 ने बोला है कि बच्चे का विकास सतत और व्यापक होना चाहिए, ना कि उसको स्टेप बाय स्टेप पर या फिर साल भर पर एक बार। हम जब भी पढ़ाएंगे तो लगातार ही उसका निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 1 हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्रतीक में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है, या शिक्षार्थियों को शिक्षकों को गंभीर और लापरवाही बनाता नहीं। विद्यालय आकलन इसलिए होता है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद मिलता है। जब वातावरण हमारा जो पहले से उचित होता है, वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर अवलोकन कराए, और वहाँ का वातावरण उस कंसेप्ट में समझाए कि हाँ हमारा यहाँ ऐसा वातावरण होना चाहिए जो हमारा व्यक्ति के जीवन में हमेशा उपलब्ध होता है और काम में आए। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सीखने की तत्परता डैश की किस ओर संकेत कर रहा है। तो सीखने से हमारा क्या संकेत दे रहा है कि शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर हो, या सीखने के सातत्यता में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने को, यह थर्मोडाइक तत्परता का सिद्धांत है। यहाँ पर सीखने का थर्मोडाइक का संकेत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किसके ओर संकेत कर, सीखने कैसे सीखा जाता है। तो सीखने के तत्परता में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। यहाँ पर जब भी हम सीखेंगे अपने संज्ञान को, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से रखेंगे कि हमको अंतर से सीखना है, कि हाँ हमको सीखना है, कैसे सीखे, किस तरह से सीखे, हम आंतरिक प्रेरणा को लेकर के सीखे, ताकि हमको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए और हम सीख सके। तो इस तरह से सीखे, ना कि दूसरे किसी को कहने से सीखे। अपने आप से सीखने पर ही अच्छे से सीखने आ सकता है, इसलिए संज्ञान का स्तर अधिक महत्व देता है सीखने की तत्परता में। ओके, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या करना सबसे उचित होगा। विकलांग बच्चा है, उसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका कौन सा लेंगे, एक क्लासरूम में। तो पहिए कुर्सी वाले बच्चे को हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क के साथी बच्चे को मदद लेने से उसको आपूर्ति फील आएगा कि हम विकलांग है, और उसको विकलांगता का फील नहीं होने देना है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांग बच्चे जो शारीरिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको हम कहेंगे कि
कि क्लास में ही गतिविधियाँ दे करके उसको रखा जाए। ओके, यहाँ हमारा